नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग श्री सुमित्रानंदन पंत की कालजयी कविता मौन निमंत्रण का आद्योपांत अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, मौन निमंत्रण एक विस्तृत अध्ययन कविता से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते थे यहाँ दे दिए गए हैं। इन पर हम एक एक करके विचार करेंगे। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कवि परिचय पर। प्रकृति, प्रेम और सौंदर्य की संपूर्ण सुषमा, मधुरता और सूक्ष्मता को शब्दों में साकार करने में समर्थ कवि सुमित्रानंदन पंत का वास्तविक नाम गोसाई दत्त पंत था। हिंदी के कवियों में ये एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्हें अनेक उपनामों से नवाजा गया है, जैसे प्रकृति के सुकुमार कवि, गोसाई दत्त, साईदा नंदनी एक निहत्था, सुधाकर प्रिय, मोती नंदजी नयन, लक्ष्मण, मुकुल, रावणार्यनुज। इसके साथ ही इनकी अमर कृति चिदंबरा के लिए सन 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के पहले कवि के रूप में भी ये जाने जाते हैं। तो ये रहा सुमित्रानंदन पंत का संक्षिप्त परिचय। अब हम लोग आ जाते हैं अगले बिंदु पर, जो है कविता की पृष्ठभूमि। देखिए, मौन निमंत्रण कविता की रचना सन 1923 में हुई थी। इसे पल्लव काव्य संग्रह की प्रमुख कविता कही जाती है। इस कविता को समझने के लिए स्वयं श्री सुमित्रानंदन पंत के विचारों को हृदयंगम करना आवश्यक है। कवि के शब्दों में प्रकृति, सौंदर्य और प्रकृति प्रेम की अभिव्यंजना पल्लव में अधिक मांसल तथा परिपक्व रूप में हुई है। परिपक्व अर्थात मैच्योर्ड। वीणा की विस्मय भरी रहस्य प्रिया बालिका अधिक मांसल, सुरुचि सुरंगपूर्ण बनकर प्रायः मुग्धा युवती का हृदय पाकर जीवन के प्रति अधिक संवेदनशील होकर पल्लव में प्रकट हुई है। वास्तव में पल्लव की सीमाओं को छायावादी काव्य की सीमाएं माना जाता है। यहाँ आकर कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य और भाव सौंदर्य के साथ चिंतन का गांभीर्य भी समाविष्ट कर दिया है। प्रकृति सौंदर्य भारतीय दार्शनिक चिंतन और अंग्रेजी के रोमांटिक कवियों से प्रभावित होने के कारण कवि को शब्द चयन और ध्वनि सौंदर्य का बोध हुआ, जिसके माध्यम से कवि की कल्पना शब्दों में साकार होकर सभी को मंत्रमुग्ध करने लगी। तो इस तरीके से हम लोग ये तो जान पाते हैं कि मौन निमंत्रण कविता में हम लोगों को प्रकृति सौंदर्य देखने को मिलेगा। उसमें भारतीय दार्शनिक चिंतन का भी पुट है। अंग्रेजी के रोमांटिक कवियों से भी ये कमोबेश प्रभावित है। इसी कारण ये कविता बहुत ही सुंदर बन पड़ी है। अब आते हैं हम लोग अगले बिंदु पर, जो है कविता का परिचय। देखिए, मौन निमंत्रण को कुछ विद्वान रहस्यवादी कविता मानते हैं। वस्तुतः प्रकृति के अपार सौंदर्य और मोहकता से कवि विस्मित होता है। वह जड़ प्रकृति पर चेतना का आरोप करके उसके पीछे अज्ञात शक्ति की कल्पना कर लेता है। जिज्ञासा वृत्ति में प्राकृतिक रहस्य को जानने की आकुलता ही तो रहस्यवाद की प्रथम कड़ी है। अर्थात अगर कोई कवि ये कह रहा है कि मौन निमंत्रण एक रहस्यवादी कविता है, तो वो कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि प्रकृति के पीछे जो शक्ति विद्यमान है, जिसके माध्यम से प्रकृति सारे कार्य कर रही है, वो रहस्यवाद की प्रथम कड़ी मानी जाती है। प्रस्तुत कविता में भी कवि किसी अज्ञात ध्वनि, संगीत अथवा सौंदर्य की कल्पना करते हुए विविध चित्रों की सृष्टि करता है। संपूर्ण कविता में सौंदर्य, सुषमा की व्यापकता और शब्द चयन की अनुकूलता के साथ ध्वन्यात्मकता का अपूर्व समन्वय हुआ है। इसे छायावादी काव्य धारा की एक प्रमुख कविता माना जाता है। सवाल ये पूछा जाता है कि छायावादी काव्य में पंत जी की एक प्रसिद्ध कविता के बारे में बताइए, तो आप वहाँ मौन निमंत्रण का ही नाम लिखेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग कविता के विषय पर। देखिए,
प्रस्तुत कविता में कवि पंत का भावुक जिज्ञासु मन दिन और रात में परिवर्तित होते प्रकृति के विभिन्न रूपों को देखकर अपनी इसी जिज्ञासा को व्यक्त करने को आकुल हो उठा है। इसमें कवि एक नारी के रूप में अपनी जिज्ञासाओं को व्यक्त करता है, जिसके कारण इसमें पुरुषोचित दंभ के स्थान पर नारी सुलभ कोमलता और सहजता मुखरित हो उठी है। इसे छायावादी रहस्यवाद की प्रतिनिधि कविता माना जा सकता है। इसकी संप्रेषण शक्ति अद्भुत और अनुपम है। अब हम लोग आ जाते हैं व्याख्या पर। संपूर्ण कविता को 9 खंडों में विभाजित किया गया है। हम लोग अभी व्याख्या 1 पर आ रहे हैं। स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता शिशु सा नादान, विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते हैं स्वप्न अजान, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। इन पंक्तियों से जुड़े जितने भी कठिन शब्द हो सकते थे उनके सरल अर्थ यहाँ दे दिए गए हैं। वीडियो को पॉज करके आप जरूर इसका अध्ययन करें। हम लोग आ जाते हैं प्रसंग पर। यह पद्यांश सुमित्रानंदन पंत की प्रसिद्ध रचना मौन निमंत्रण से लिया गया है। पंत जी प्रकृति की हलचल को असीम एवं सर्वव्यापक ईश्वर का संकेत मानते हुए चंद्रिका स्नात रात्रि के सौंदर्य से अभिभूत अपने मन की जिज्ञासा को व्यक्त करते हुए लिखते हैं। चंद्रिका स्नात, स्नात मतलब नहाया हुआ, अर्थात रात्रि जो है वो ज्योत्सना अर्थात चांद की रोशनी से, चांद की किरणों से नहाया हुआ है। जिस समय संपूर्ण संसार चंद्रिका की नीरवता तथा स्निग्धता को देख देख कर इस प्रकार चकित हो रहा था जैसे कोई नादान शिशु किसी भी सुंदर तथा नवीन वस्तु को देखकर आश्चर्य कर रहा हो। जब विश्व अपनी पलकें बंद कर सो रहा था और निद्रा काल में उनकी पलकों में अनेक प्रकार के मधुर और सुकुमार स्वप्न घूम रहे थे, जब सारा संसार मधुर स्वप्नों में खोया हुआ था, उस शांत बेला में न जाने कौन सी शक्ति मुझे नक्षत्रों की चमक के संकेत से चुपचाप अपने पास पहुंचने का निमंत्रण दे रही थी। अर्थात चांदनी रात में जब चारों ओर शीतलता छाई हुई थी, विश्व के सभी लोग लगभग सोए हुए थे, उनकी आंखों में निद्रा थी, उनकी पलकों में निद्रा थी, स्वप्न था। उस समय तारों की रोशनी के माध्यम से कोई मुझे मौन निमंत्रण दे रहा था। कवि को ऐसा प्रतीत होता है। अब हम लोग आ जाते हैं विशेष पर। प्रस्तुत पद्यांश में चांदनी रात की नीरवता तथा सुंदरता का चित्रण करते हुए कवि ने संसार को उसके सौंदर्य में सम्मोहित नादान बालक माना है। स्वप्न अजान शब्द में सोए हुए संसार पर प्राकृतिक सौंदर्य का प्रभाव अंकित किया गया है। व्यक्ति के जीवन में निद्रा अवस्था ही सुखद होती है, क्योंकि उस काल में ही वह अपने मन के स्वप्नों को समझ सकता है। वातावरण के आकर्षण से जिज्ञासा की उत्पत्ति स्वाभाविक रूप में ही यहाँ अभिव्यक्त हुई है। स्तब्ध ज्योत्सना नादान, यहाँ पर विशेषण विपर्यय है, क्योंकि स्तब्ध ज्योत्सना, जो ज्योत्सना रोशनी जो है वो एक सी नहीं रहेगी, वो स्तब्ध नहीं रहेगी, वो तो चलती ही रहेगी। शिशु सा नादान, यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में सिमिली कहते हैं। विश्व का मानवीकरण किया गया है, अर्थात पर्सोनिफिकेशन। प्रश्न अलंकार का प्रयोग हुआ है। विश्व के पलकों अजान में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। अब हम लोग आ जाते हैं अगले व्याख्या की ओर, जो है व्याख्या 2। सघन मेघों का भीमाकाश गरजता है जब तमसाकार, दीर्घ भरता समीर निश्वास, प्रखर झरती जब पावस धार, न जाने तपक तड़ित में कौन, मुझे इंगित करता तब मौन। पहली पंक्तियों में कवि को लगा कि चांदनी रात में तारों के किरणों के माध्यम से, तारों की रोशनी के माध्यम से कोई उन्हें मौन निमंत्रण दे रहा है। अब यहाँ पर उन्हें लग रहा है कि बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, वर्षा हो रही है और बिजली की चमक के माध्यम से वो मेरे रास्ते को आलोकित कर रहा है और मुझे निमंत्रण दे रहा है। इससे जुड़े जितने भी कठिन शब्द है उसके सरल अर्थ यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं, आप इसका अध्ययन जरूर करें। हम लोग आते हैं प्रसंग पर।
यह पद्यांश सुमित्रानंदन पंत की प्रसिद्ध रचना मौन निमंत्रण से लिया गया है। यहाँ कवि ने वर्षाकालीन रात्रि का चित्रण करते हुए उसमें बिजली के आकर्षण का अत्यंत रोचक वर्णन किया है। व्याख्या: जब घनघोर काले बादल अपने भीमाकार में गर्जना करते हुए संसार पर छा जाते हैं, विश्व अंधकार की गहराइयों में निमज्जित हो जाता है, उस घनघोर अंधकार और गंभीर गर्जना के भयावह वातावरण में तीव्र गति से चलती हुई वायु भी संघर्ष करती हुई गहरे श्वास छोड़ती है, और जब बादलों से मूसलाधार वर्षा होने लगती है, ऐसे भयावह समय में भी ना जाने कौन सी अज्ञात शक्ति बिजली की चमक के रूप में संकेत करती हुई पथ प्रदर्शित करती है। जब चारों ओर अंधकार, गर्जना, वायु वेग तथा वर्षा की विभीषिका व्याप्त होती है, उस समय भी कोई शक्ति अपने सौंदर्य और आकर्षण की मोहकता दिखाकर बरबस अपनी ओर खींचती है। वह शक्ति कौन है, इसे जानने के लिए कवि की आत्मा आकुलता से भर जाती है। अर्थात कवि को लग रहा है कि कोई बारिश के समय में भी चमकती हुई बिजलियों के माध्यम से उन्हें निमंत्रण दे रहा है। अब आते हैं हम लोग विशेष पर। प्रस्तुत पद्यांश में अंधकारपूर्ण बरसाती रात और उसकी विभीषिका का चित्रण करते हुए कवि की शब्द योजना पूर्णतया सफल है। भीमाकाश, तमसाकार, पावसधार आदि शब्दों में बादलों की गंभीरता ध्वनित होती है, तो तपक तड़ित में बिजली की गति और ध्वनि को साकार किया गया है। तपक तड़ित मुझे मौन, इसमें अनुप्रास अलंकार है। न जाने तपक तड़ित में कौन, पंक्ति में संदेह और प्रश्न अलंकार है। अब हम लोग आ गए हैं व्याख्या 3 की तरफ। देख वसुधा का यौवन भार, गूंज उठता है जब मधुमास, विधुर उर्के से मृदु उद्गार, कुसुम जब खुल पड़ते सो श्वास, न जाने सौरभ के मिसकौन, संदेशा मुझे भेजता मौन। देखिए, यहाँ पर वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है, और इस वसंत ऋतु में जब पृथ्वी नाना प्रकार के फूलों से, कलियों से, कोपलों से खिल उठती है, फूल जो खिल चुके हैं उसकी सुगंधि के माध्यम से कवि को कोई मौन निमंत्रण भेज रहा है। इससे जुड़े जितने भी कठिन शब्द हो सकते थे उसके सरल अर्थ यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। हम लोग आते हैं प्रसंग पर। प्रस्तुत पद्य खंड प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत की कविता मौन निमंत्रण से लिया गया है। यहाँ कवि ने प्रकृति और प्रेम का सजीव चित्र अंकित करते हुए उसके प्रति अपनी जिज्ञासा प्रकट की है। व्याख्या: जिस समय धरती अपने यौवन से भर जाती है, नारी में यौनोन्मेष होने पर उसके प्रत्येक अंग में नवीनता उभर आती है, यौवन भार से उसका किशोरी रूप अथवा चांचल्य दब जाता है, एक अद्भुत शालीनता उसके शरीर को घेर लेती है, इससे उसके सौंदर्य की अभिवृद्धि होती है और उसके रूप सौंदर्य से आकृष्ट होकर नायक उसके चारों ओर मंडराने लगता है। उसी प्रकार पृथ्वी पर लता, पुष्प, कली और कोपलों का विकास होता है तो धरती का सौंदर्य निखर उठता है। नायिका में यौवन का विकास देखकर नायक मधुमास अर्थात वसंत भी अपनी भावनाओं की मधुर गुंजार करने लगते हैं। ऐसे मिलन के समय सभी पुष्प अपनी सुगंधि बिखेरते हुए खिल पड़ते हैं। जिस प्रकार किसी का दुखी मन बाह्य वातावरण के सौंदर्य को देखकर अपने मनोद्गारों को आहोस में व्यक्त करता है, उसी प्रकार नायक वसंत और नायिका पृथ्वी के संयोग के समय फूल भी सुगंधि विकीर्ण करने लगते हैं। ऐसे समय में ना जाने कौन सी अज्ञात शक्ति सुगंधि के बहाने मेरे पास अपना मधुर संदेश भेजती है। अर्थात फूलों से निकलने वाली सुगंधि को महसूस करके कवि को ऐसा लग रहा है कि प्रकृति उन्हें मौन निमंत्रण दे रही है। अब हम लोग आते हैं विशेष की तरफ। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने नायक और नायिका के प्रकृति की प्रेम भावना को व्यक्त किया है। यह प्रेम भावना अपनी मोहकता, अतीन्द्रियता और भावुकता की दृष्टि से रीतिकालीन विलासी जीवन से सर्वथा भिन्न है। प्राकृतिक उपकरणों में प्रेमा अभिव्यक्ति अपने आप में अत्यंत प्रांजल रूप में प्रतिपादित हुई है। इस पद्यांश में प्रकृति का चित्रण ऐसे रूप में चित्रित हुआ है जहाँ किसी प्रकार की कृत्रिमता का लेस नहीं है।
विधुर उर्के से मृदु उद्गार में उपमा अलंकार है। वसुधा, मधुमास, कुसुम और सौरभ का मानवीकरण किया गया है। न जाने सौरभ के मिस कौन पंक्ति में संदेह और प्रश्न अलंकार है। तो अब हम लोग आते हैं अगली व्याख्या की ओर, जो है व्याख्या नंबर 4। क्षुब्ध जल शिखरों को जब बाद सिंधु में मथकर फेनाकार, बुलबुलों का व्याकुल संसार बना बिथुरा देती अज्ञात, उठा तब लहरों से कर कौन, न जाने मुझे बुलाता मौन। अर्थात अब यहाँ पर कवि को ऐसा लग रहा है कि सागर में उठने वाली लहरें जब फेन की सृष्टि कर देती है और वही वायु जो सागर में लहरों को उठाता है फेन की सृष्टि करता है और उस फेन को पुनः तहस नहस कर देता है, और उन्हीं लहरों में से कोई हाथ उठाकर कवि को मौन निमंत्रण दे रहा है। देखिए यहाँ पर कठिन शब्दों के सरल अर्थ दिए गए हैं, आप इसका अध्ययन जरूर करें। हम लोग आते हैं प्रसंग पर। यह पद्यांश सुमित्रानंदन पंत की प्रसिद्ध रचना मौन निमंत्रण से लिया गया है। प्राकृतिक सौंदर्य से मिलने वाले मौन निमंत्रण के विभिन्न रूपों का चित्रण करते हुए कवि ने प्रस्तुत पद्यांश में समुद्र का दृश्य प्रस्तुत किया है। जब वायु जल की उत्ताल तरंगों से समुद्र को फेन से भरपूर बना देती है, तो उस समय संख्यातीत बुलबुलों का एक व्याकुल संसार बन जाता है। वायु ही बुलबुलों की सृष्टि करती है और फिर उन्हें बिखेर देती है। इस प्रकार जब चारों ओर नाश और निर्माण का क्रम चलता हुआ कण कण में अस्थिरता और बेचैनी का संचार करता है, उस समय कोई अनजानी शक्ति अपनी लहरों के हाथ उठाकर अपनी ओर आकृष्ट करती है, अर्थात कवि को अपनी ओर बुलाती है। व्याख्या तो हो गया, अब हम लोग आते हैं विशेष की तरफ। प्रस्तुत पद्यांश में वायु पर चेतना का आरोप करके कवि ने पारिवारिक कार्यकलाप के प्रति स्वाभाविक कल्पना की है। जिस प्रकार कोई गृहिणी मथानी से दही मथती है तो वहाँ झाग उत्पन्न होते हैं, झाग में बुलबुलों का संसार बनता मिटता रहता है। वायु को नायिका, जल शिखरों को मथानी और समुद्र को मथने के रूपक अपने आप में स्वाभाविक सौंदर्य से परिपूर्ण है। सागर की लहरें क्षुब्ध हों तो उसे देखकर जीवन में निराशा, भय, अस्थिरता की आशंका का उठना स्वाभाविक है, किंतु उस अगाध और गहन नीलिमा में यदा कदा ऊपर उठकर लहर बरबस ही किसी को आकृष्ट कर लेती है। इस भावना को प्रस्तुत पद्यांश में चित्रित किया गया है। बना बिथुरा कौन मौन में अनुप्रास अलंकार है। वायु और लहर में चेतना का आरोप होने से मानवीकरण है। बना बिथुरा देती अज्ञात में विरोधाभास अलंकार भी है। उठा तब लहरों ... मौन पंक्ति में संदेह डाउट भी है कि न जाने कौन है, और प्रश्न अलंकार भी है। अब हम लोग आते हैं अगली व्याख्या की ओर, जो है व्याख्या नंबर 5। स्वर्ण सुख श्री सौरभ में भोर, विश्व को देती जब बोर, विहग कुल की कल कंठ हिलोर, मिला देती भू नभ के छोर, न जाने अलस पलक दल कौन, खोल देता तब मेरे मौन। अब सुबह की सुंदर और प्राकृतिक दृश्य का वर्णन करते हुए कवि यहाँ कह रहे हैं कि कोई ऐसी शक्ति है जिसका वर्णन असंभव है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि सुबह या प्रभात काल के सुंदर दृश्य का वर्णन कर रहे हैं। कठिन शब्दों के सरल अर्थ यहाँ दिए गए हैं। प्रसंग, यह पद्यांश सुमित्रानंदन पंत की प्रसिद्ध रचना मौन निमंत्रण से लिया गया है। यहाँ कवि ने प्रस्तुत पद्यांश में प्रातःकालीन प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया है। अपने आनंद और मस्ती के आलस्य में बंद पल के खुलने पर कवि आश्चर्यचकित होकर पूछने लगते हैं, जब प्रभातकालीन स्वर्णिम आभा विश्व जीवन को सभी प्रकार के सुख, आनंद, उल्लास, शोभा, संपत्ति आदि से निमग्न कर देती है, उस मादक वातावरण में पक्षियों के मधुर संगीत की ध्वनि धरती और आकाश के अंतर को मिटा देती है। उस समय न जाने कौन आकर आलस्य और मस्ती में बंद पलकों को चुपचाप खोल देता है। प्रभात की किरणों के साथ ही अंधकार, अकर्मण्यता और निष्क्रियता की कालिमा समाप्त हो जाती है। नव जीवन की प्रेरणा देने वाला अनुराग, उल्लास विश्व जीवन को गतिशीलता व चेतना प्रदान करता है।
सौरभ सनी वायु के साथ ही पक्षियों का कलरव प्रारंभ हो जाता है, जो संपूर्ण आकाश को आच्छादित कर लेता है। ऐसे समय में पुष्प और कलियां अपनी आंखों को खोलती हैं, मानव भी निद्रा त्याग करता है, जिसे देखकर कवि चकित होकर उसके कर्ता को जानने की जिज्ञासा प्रकट करता है। अर्थात प्रकृति के इस रूप को चलाने वाला कौन है, प्रकृति के इस रूप को चैनलाइज करने वाला कौन है, कवि ये जानने के लिए व्याकुल हो उठता है। विशेष प्रस्तुत पद्यांश में छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता लाक्षणिक प्रयोग का उत्तम स्वरूप मिलता है। प्रभातकालीन वातावरण का चित्रण करते हुए स्वर्ण, श्री, सौरभ तथा विहग कुल एक ओर तो दृश्य की स्वाभाविकता प्रतिपादित करते हैं, तो दूसरी ओर इनमें आशा, विश्वास, उल्लास और चेतना आदि लाक्षणिक अर्थों की अभिव्यक्ति होती है, जिनसे दृश्य के बाह्य रूप के साथ उसके भाव सौंदर्य में भी अभिवृद्धि हुई है। स्वर्ण, सुख, श्री, सौरभ में अनुप्रास अलंकार है। न जाने अलस पलक दल कौन पंक्ति में संदेह और प्रश्न अलंकार है। भोर और विहग कुल के कल कंठ में मानवीकरण अलंकार है। अब हम लोग बढ़ते हैं व्याख्या 6 की ओर। तुमुल तम में जब एकाकार, ऊँघता एक साथ संसार, भीरू झिंगुर कुल की झंकार, कपा देती तंद्रा के तार, न जाने खद्योतों से कौन, मुझे पथ दिखलाता तब मौन। अर्थात अंधेरी रात में जब झिंगुर की आवाज़ आती है और जिन्हें नींद आ रही होती है, झिंगुर की आवाज़ से डर कर उनकी नींद भंग होती है, ऐसे समय में न जाने जुगनुओं के माध्यम से प्रकाश फैलाकर कवि को कौन निमंत्रण दे रहा है। देखिए, कठिन शब्दों के सरल अर्थ यहाँ दे दिए गए हैं। हम लोग आते हैं प्रसंग पर। प्रस्तुत पद्य खंड प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत की कविता मौन निमंत्रण से लिया गया है। यहाँ कवि ने अंधकारपूर्ण रात्रि की विभीषिका में जुगनुओं की चमक और सौंदर्य के आकर्षण को देखकर जिज्ञासा प्रकट की है। व्याख्या: जब घने अंधेरे में संसार की वस्तुएं एक समान आकृति की हो जाती हैं और सारी दुनिया में लोग नींद से ऊँघने लगते हैं, उस समय डरे हुए झिंगुरों की झंकार सोने वालों की नींद को तोड़ देती है। डरने वाले झिंगुरों की झंकार से लोगों की नींद ऐसे ही लुटती है जैसे हिलने से तार कांप उठते हैं। उस अंधकार में पता नहीं कौन चमकते हुए जुगनुओं के बहाने मुझे चुपचाप रास्ता दिखाता है। जुगनू का प्रकाश मुझे उसी निराकार सर्वव्यापी ईश्वर की ओर जाने का संकेत करता है। जुगनू का चमकना ईश्वरीय संकेत ही तो है। अंधकार में संसार का ऊँघना सूनेपन का बोध कराता है। ऐसे में झिंगुर की झंकार सुनकर जागे हुए व्यक्ति का घबराना स्वाभाविक है। इस एकाकीपन और अंधकार में जुगनू का प्रकाश बहुत बड़ा सहारा प्रतीत होता है। तुमुलतम साथ संसार कुल की तंद्रा तार, मुझे मौन में अनुप्रास अलंकार है। न जाने खद्यों तो तब मौन पंक्ति में संदेह और प्रश्न अलंकार है। तो इस तरीके से हम लोगों ने व्याख्या 6 पूरी की। अब हम लोग आ जाते हैं व्याख्या नंबर 7 पर। कनक छाया में जबकि सकल, खोलती कलिका उर के द्वार, सुरभि पीड़ित मधुपों के बाल, तड़प बन जाते हैं गुंजार, न जाने ढुलक ओस में कौन, खींच लेता मेरे दृग मौन। अब हम लोग ये देखेंगे कि सुबह के समय जब फूल खिलते हैं, पत्तों पर ओस के कण विराजमान हो जाते हैं और वो जब ढुलकते हैं, तो न जाने उस दृश्य को देखकर मेरे हृदय में कैसी भावना का संचार होता है, जिसकी अभिव्यक्ति मैं स्वयं नहीं कर पा रहा हूँ। कठिन शब्दों के सरल अर्थ यहाँ दिए गए हैं। प्रसंग: यह पद्यांश सुमित्रानंदन पंत की प्रसिद्ध रचना मौन निमंत्रण से लिया गया है। यहाँ कवि ने प्रभातकालीन सौंदर्य और सरसता के साथ साथ करुणा का अत्यंत मार्मिक दृश्य प्रस्तुत किया है। व्याख्या: रात्रि व्यतीत होने के साथ ही चारों ओर स्वर्णिम आभा व्याप्त हो जाती है। अरुणोदय के साथ ही किरणें कण कण को सुनहलेपन से प्लावित कर देती हैं। उसका स्पर्श पाकर कलियां अपने हृदय द्वार खोलती हैं।
पुष्प खिलते हैं और बीती रात में जो भ्रमर रसपान करते हुए पुष्पों में बंदी हो गए थे वे बाहर आकर गुंजार करने लगते हैं। अपने बंदी जीवन की करुण गाथा कहने के लिए उनमें जो तड़प उठती है वही गीत का गुंजार बन जाती है। वैसे भी कलियों के चटकने और फूलों के खिलने से वातावरण सौरभमय हो जाता है और उसका रसास्वादन करने के लिए व्याकुल भ्रमर उन पर गूंजने लगते हैं। वातावरण में करुणा, सौंदर्य और आनंद का अद्भुत समन्वय हो जाता है। उस समय पत्तों पर पड़ी ओस की बूंदें आंसू के समान ढुलक कर न जाने कौन अपनी ओर ध्यान खींच लेता है। किसका? कवि का। अब हम लोग आते हैं विशेष पर। प्रस्तुत पद्यांश में प्रभातकालीन सौंदर्य तथा उसकी रागात्मकता की वृद्धि करने वाले सभी तत्वों का चित्रण करने में पंत जी की सूक्ष्मदर्शिता तथा हृदय विधान की क्षमता दर्शनीय है। कली को नायिका और भ्रमर को नायक का रूप देकर कवि ने उनके प्रेम व्यापार का चित्रण स्वाभाविक और सरलता के साथ किया है। सागर की लहरें क्षुब्ध हों तो उसे देखकर जीवन में निराशा, भय, अस्थिरता की आशंका का उठना स्वाभाविक है, किंतु उस अगाध और गहन नीलिमा में यदा कदा ऊपर उठकर लहर बरबस ही किसी को आकृष्ट कर लेती हैं। इसी भावना को प्रस्तुत पद्यांश में चित्रित किया है। उर के द्वार में रूपक अलंकार है। प्रभात, कली, ओस का मानवीकरण किया गया है। न जाने ढुलक ओस में कौन, पंक्ति में संदेह और प्रश्न अलंकार है। अब हम लोग आ जाते हैं व्याख्या नंबर 8 पर। बिछा कार्यों का गुरुत्तर भार, दिवस को दे स्वर्ण अवसान, शून्य सैया में श्रमित अपार, जुड़ाता जब मैं आकुल प्राण, न जाने मुझे स्वप्न में कौन, फिराता छाया जग में मौन। अब ये संध्या का वर्णन है। यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ यहाँ दिए गए हैं सरल रूप में। आप इसका अध्ययन वीडियो को पॉज करके करें। प्रसंग: यह पद्यांश सुमित्रानंदन पंत की प्रसिद्ध रचना मौन निमंत्रण से लिया गया है। यहाँ कवि ने संध्या काल का चित्रण करते हुए मानव जीवन के कार्यकलापों का संकेत और भावनाओं का सौंदर्य दिखाया है। जब दिन भर तपने के पश्चात अनेक प्रकार के संघर्ष करते हुए दिन का अंत हो जाता है, सूर्य संध्या सुंदरी की क्रोड़ में जाकर मानसिक शांति का अनुभव करता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति दिन भर तरह तरह के कार्य करता हुआ थका हारा, श्रमित एवं संतप्त होने पर संध्या काल घर लौटता है। जिस प्रकार सूर्य आकाश रूपी सैया पर विश्राम करता है, वैसे ही मानव अपनी शून्य शांत सैया पर लेटकर अपने मन को शांत करने का प्रयास करता है। ऐसी थकी हारी अवस्था में वह कौन सी शक्ति है जो मुझे स्वप्नों में आकर उस लोक में फिराती रहती है जहाँ दिन के यथार्थ संघर्षों को भुला देने वाले मोहक और आकर्षक दृश्यों की भरमार रहती है। ऐहिक संघर्षों, संतापों तथा प्रभावों को भुला देने वाले जगत का सृष्टा कौन है? यहाँ एक प्रकार का प्रश्न है और कवि प्रश्न करते हैं कि ऐसी स्थिति पैदा करने वाले, ऐसी स्थिति को बनाने वाले सृष्टा कौन है? प्रस्तुत पद्यांश में प्रकृति सौंदर्य के साथ साथ मानव जीवन की वास्तविकता का संकेत भी अत्यंत स्वाभाविक है। पल्लव काल में कवि प्रकृति सौंदर्य और प्रेम सौंदर्य से आगे बढ़कर मानव जीवन की सत्यता को जानने के लिए भी प्रयत्नशील हुआ था। प्रस्तुत पद्यांश में जीवन के यथार्थ संघर्ष और उन्हें भुला सकने वाले स्वप्न लोक का संकेत कवि की जीवन दृष्टि को भी प्रकट करता है। स्वप्न आकर्षक होते हैं, मन को आनंदातिरेक प्रदान करते हैं, किंतु जीवन की कठोर व्यवहारिकता में उनकी विषमता का पूर्ण परिचय मिल जाता है। शून्य सैया, दिवस को दे, इसमें अनुप्रास अलंकार है। न जाने मुझे स्वप्न में कौन, पंक्ति में संदेह और प्रश्न अलंकार है। शून्य में श्लेष अलंकार है, क्योंकि शून्य का दो अर्थ, एक तो जीरो और एक आकाश। अब हम लोग आ जाते हैं अंतिम व्याख्या की ओर, व्याख्या नंबर 9 पर। न जाने अय विद्युतिमान, जान मुझको अबोध अज्ञान, सुझाते हो तुम पथ अजान, फूंक देते छिद्रों में गान, अहे सुख दुख के सहचर मौन, नहीं कह सकता तुम हो कौन। अर्थात कवि यहाँ पर ये स्वीकार करते हैं कि उस सृष्टा के बारे में वर्णन करना
मेरे बस की बात नहीं है। मैं नहीं बता सकता कि वो सृष्टा कौन है, कैसा है और उसकी कार्य करने की जो विधि है वो कैसी है। कठिन शब्दों के सरल अर्थ यहाँ दिए गए हैं। हम लोग आते हैं प्रसंग पर। प्रस्तुत पद्य खंड प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत की कविता मौन निमंत्रण से लिया गया है। यहाँ कवि उस अज्ञात ईश्वरीय सत्ता के प्रकाशमान स्वरूप को जानने में अपनी असमर्थता प्रकट करता है। सुख दुख में सदा साथ रहने वालों को अनिर्वचनीय मानते हुए कवि कहता है, हे प्रकाश स्वरूप, तुम अनंत शक्ति संपन्न हो। कोई भी तुम्हारे रूप गुण का वर्णन नहीं कर सकता। वस्तुतः वही परम शक्ति जीव को सर्वथा अज्ञानी और अनजान समझकर मार्गदर्शन करती है। जिस प्रकार अबोध बालक का हाथ पकड़कर उसे मार्ग दिखाया जाता है, वैसे ही ठीक करुणा में सभी का ध्यान रखता है। वही मूल प्रेरक शक्ति है जो मानव के रोम रोम में जीवन के गान भर देती है। वही सुख दुख में जीव का एकमात्र साथी है जो चुपचाप रहकर भी सभी कार्य करता है। वह कौन है, क्या है, उसे कह सकना कवि के लिए संभव नहीं। परम शक्तिवान प्रभु संसार के कण कण में व्याप्त है, प्रकृति के प्रत्येक अंग का संचालक है, मानव जीवन की संपूर्ण गतिविधि का नियामक है, फिर भी अनिर्वचनीय है, अर्थात उसके बारे में बताना असंभव है। विशेष प्रस्तुत पद्यांश में छायावादी कविता की एक मुख्य विशेषता किसी अज्ञात शक्ति के प्रति जिज्ञासा की अभिव्यक्ति हुई है। प्रत्येक छायावादी कवि प्रकृति सौंदर्य का चित्रण करते हुए उस पर चेतना का आरोप करके मानवीय अनुभूतियों को व्यक्त करते हुए उसके पीछे व्याप्त सत्ता को जानने के लिए आकुल हो उठता है। कवि पंत ने भी प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों का चित्रण करने के पश्चात उस मूल सत्ता को जानने अथवा कह सकने की असमर्थता प्रकट कर दी है। वैसे भी वह तो केवल अनुभूति का विषय है, उसकी अभिव्यक्ति करने में तो सभी असमर्थ ही रहे हैं। अबोध अज्ञान सुख सहचर कह कौन में अनुप्रास अलंकार है तथा सुख दुख में ध्वनि साम्य है। तो इस तरीके से हम लोगों ने मौन निमंत्रण, जो एक बेस्ट कविता मानी जाती है, उसका संपूर्ण अध्ययन किया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।